ये स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो आज डिस्कस करेंगे कैडमियम पॉइजनिंग इन एनिमल्स। ठीक है, तो कैडमियम पॉइजनिंग बहुत कॉमन नहीं है, बहुत रेयर ही है एनिमल्स में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन एग्जाम में कुछ ऑब्जेक्टिव्स अगर आ सकते हैं इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, कैडमियम पॉइजनिंग एनिमल्स में बहुत कॉमन नहीं यस है, सर। अपने तरफ तो जी आते नहीं है, केसेस नहीं मिलते हैं, पढ़ना है आपको। थोड़ा इंट्रोड्यूस हो लेते हैं इस चीज से। तो कहाँ पे होते हैं बेसिकली, इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन है रिगार्डिंग कैडमियम पॉइजनिंग। तो कहाँ पे यस होगी सर। यूजुअली? इंडस्ट्रीज के आसपास होंगी, है ना। जो सॉइल यस जहाँ ग्रेजिंग एरिया इंडस्ट्रीज के आसपास है वहाँ पे कैडमियम टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिक में यूज होता है कैडमियम, जी इंडस्ट्रियल पेंट्स में यूज होता है ना। और यस सर, ये याद में रखता हूँ। हाँ, मेटलर्जी प्रोसेस जहाँ होता है जिंक का जहाँ पे जिंक मेटल जहाँ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, वहाँ भी कैडमियम की जरूरत होती है। इसलिए ज़्यादातर केसेस एनिमल्स में वहीं पे मिलेगा जो इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत कॉमन नहीं है कैडमियम पॉइजनिंग एनिमल्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे जगह पे मिलेंगे जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, जहाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम हो रहा है, जहाँ पेंट बन रहे हैं, जहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ जिंक मेटल का हो रहा है फ्रॉम इट्स ओर। ऐसे जगह पे इसके केसेस देखेंगे। और हाउस होल्ड में नियर बाई ह्यूमन हाउस होल्ड क्या सोर्स हो सकता है कैडमियम का? बैटरीज हो सकता है। कुछ बैटरीज में निकेल और कैडमियम का कम्बिनेशन होता है। तो जो हाउस होल्ड एरिया में जो केसेस मिलेंगे उसका सबसे बड़ा सोर्स बैटरीज है, निकल कैडमियम बैटरीज मोस्ट कॉमन। ठीक है, पॉइजनिंग का जो सोर्स है। ठीक है, और यस सर। स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे वाटर में, एयर में, सॉइल में जमा होता है। और एक पार्टिकुलर एग्जांपल जापान का है, ड्यू टू जी लॉन्ग टाइम accumulation of cadmium in atmosphere, वाटर में भी, एयर में भी और सॉइल में भी, वहाँ के लोगों में खासकर जो राइस ग्रो करते हैं ना पानी में, उस पानी में कैडमियम बहुत ज्यादा हो गया, कैडमियम कंटेमिनेटेड हो गया। अब उसी राइस को खाते हो तो जी कैडमियम सर। चला जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इन ह्यूमन ये केस देखा गया है। एक कंडीशन होता है इटाई इटाई डिजीज, कैडमियम से ह्यूमन में, जी एनिमल्स में तो नहीं लेकिन ह्यूमन में बहुत इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है, उसको लोग बोलते हैं इटाई इटाई डिजीज। और वाटर कंटेमिनेटेड विथ कैडमियम में लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इंजेक्शन से हो सकता है, जी आइदर फूड से जाए या वाटर से जाए, या इंजेक्शन से भी हो सकता है, क्योंकि एयर में भी यस सर। कैडमियम। ठीक है, वाटर से हो सकता है, फीड से हो सकता है, एयर से हो सकता है। और प्लांट्स जहाँ पे हाई लेवल कैडमियम है सॉइल में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो थ्रू सॉइल पहुंच जाता है प्लांट्स में, और प्लांट भी एक जी अच्छा सोर्स है, यानी फीड से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है। ठीक है, और आफ्टर इंजेक्शन इसका जो प्रेसिपिटेशन है कैडमियम का, ज़्यादा लीवर में होते हैं और किडनीज में होता है। ठीक है, और ह्यूमन के केस में स्मोकिंग है एक सोर्स। इन केस ऑफ ह्यूमंस particularly smoking is a significant source of cadmium exposure. ठीक है, या ऐसे जगह पे जहाँ पे जिंक का रिफाइनिंग हो रहा है, बैटरी का प्रोडक्शन हो रहा है, प्लास्टिक फॉर्मेशन हो रहा है, कोटिंग हो रहा है, वहाँ पे ह्यूमन एक्सपोज होते हैं। मैकेनिज्म टॉक्सिसिटी, कैडमियम टॉक्सिसिटी कैसे है और क्या क्या चेंजेस ला सकता है बॉडी में। ठीक है, तो पहला बात ये है कि इंजेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैडमियम, हाई लेवल ऑफ कैडमियम अगर इंजेक्शन हो गया, इट विल लीड टू इमीडिएट पॉइजनिंग। तो जैसे मैं कह रहा था, इसका प्रेसिपिटेशन होता है लिवर में और किडनीज में, तो पार्टिकुलरली डैमेज करेगा लिवर को और किडनी को।
तो मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी क्या हो गया, Yes. हिपेटोपैथी हो गया और रीनल डैमेज हो गया, ठीक है। लिवर और किडनी डैमेज कॉज करता है। अदर देन डैमेज टू दिस लिवर एंड किडनी, ये कार्सिनोजेनिक है, पोटेंट कार्सिनोजेनिक है, कैंसर प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इसके अलावा इसका रोल बोन में भी है, तो बोन सॉफ्ट हो जाते हैं जिसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, पोरस हो जाता है, वीक हो जाता है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। इसलिए चलने में एनिमल्स का बॉडी वेट वैसे भी ज़्यादा होता है, तो उनको मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम होता है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। किडनी में सीवियर डैमेज है, खासकर पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉरिडोर ट्यूबुलर जो एरिया है उसमें पार्टिकुलरली डैमेज करता है किडनी का ये। अदर दिन बोल किडनी में डैमेज कॉज करेगा, फिर लाइट चली गई, हो सकता है तो 4 मिनट में कट जाएगा, समझ गए। आ गया लाइट, चलो ठीक है, आ गया। Yes, sir. और किडनी डैमेज होने की वजह से ब्लड में फॉस्फेट की भी कमी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया। और जब फॉस्फेट का कमी होगा तो Yes, sir. मसल वीकनेस होगा, मसल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं और एनिमल Yes, कोमाटोज sir. भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है। आप ये भी जानते हो किडनी डैमेज होगा तो गाउट के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं होगा Yes, sir. यूरेट क्रिस्टल्स का, तो क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं जॉइंट्स में, तो आर्थराइटिस हो जाएगा, गाउट हो सकता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। और जो ब्लड में एसिडिटी बढ़ रहा है, तो अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो गाउट में ब्लड एसिडिक ब्लड बड़ा फेवर करता है प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरिक क्रिस्टल्स को। अगर ब्लड Yes, में sir. एसिडिटी है तो यूरिक Yes, एसिड yes. प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो दो वजह है, एक तो किडनी डैमेज प्लस एसिडिटी ऑफ द ब्लड, इसके वजह से हाइपरसेमिया होगा और फाइनली एक्यूमुलेट हो जाएंगे जॉइंट्स में। तो बोन पे डैमेज होते हैं, जॉइंट्स भी डैमेज होते हैं। जॉइंट्स का डैमेज होना सेकेंडरी है ड्यू टू डैमेज ऑफ द किडनी, ठीक है। और एक चीज क्या होगा, अदर देन फॉस्फेट लेवल जो घट रहा है, साथ साथ इंक्रीज होगा क्लोराइड लेवल इन द ब्लड, ब्लड में क्लोराइड लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी में स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये कैसे काउज करता है, जो बेसिक मैकेनिज्म है, कैडमियम आयंस एक्ट एज ए कैटालिटिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरेटर, मतलब टॉक्सिक ऑक्सीजन रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इफेक्ट क्या होगा, आप पढ़े होंगे, यूजी में पढ़े होंगे, इट लीड्स टू इंक्रीज्ड पेरोक्सीडेशन ऑफ लिपिड। जब लिपिड का पेरोक्सीडेशन होगा तो सारे सेल मेम्ब्रेन डैमेज होंगे, ऑर्गेनल मेम्ब्रेन डैमेज होंगे, फाइनली सेल डैमेज होगा, ठीक है। डीएनए डैमेज होगा, एंडोन्यूक्लियोसिस एक्टिव हो जाते हैं तो डीएनए भी डैमेज हो जाएगा। और साथ साथ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस बॉडी में बहुत बढ़ जाएगा ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, देयर विल बी इंक्रीज इन द इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। तो ये डायग्नोसिस में उसका हेल्प होता है। ब्लड में अगर साइटोकाइंस का मात्रा बहुत बढ़ा हुआ है और बाकी चीजें कोरिलेट कर रहा है कैडमियम से, तो ऐसे केसेस में साइटोकाइंस का भी डायग्नोसिस करवा लेते हैं, एस्टिमेशन करवा लेते हैं, ठीक है। और जो एयर इनहेलेशन रूट से जब कैडमियम जाता है तो सिम्टम्स हो सकते हैं रिलेटेड टू कोराइजा की तरह सिम्टम है और बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता। लेकिन अगर सीवियर एक्सपोजर हो जाएगा तो लंग्स को भी डैमेज कर सकता है। मैं इससे पहले जो बातें कर रहा था आपको इंजेक्शन रूट का बात कर रहा था, किडनी का डैमेज होना, लिवर का डैमेज होना, बोन्स का प्रॉब्लम होना, जॉइंट्स का प्रॉब्लम होना। लेकिन अगर रूट इसका इनहेलेशन है तो वेरिंग ऑन द अमाउंट, एक्यूट एक्सपोजर है, बड़ा माइल्ड एक्सपोजर है, उस पर डिपेंड करता है,
तो बहुत माइल्ड एक्सपोजर होगा तो मैंने बताया कोराइजल सिम्टम्स होंगे और मसल्स में पेन होते हैं, ठीक है। और सीवियर एक्सपोजर हो जाएगा तो ट्रैकोब्रोंकाइटिस, निमोनिया और पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीवियर प्रॉब्लम, इट कैन इवन लीड टू डेथ, फैटल भी हो सकता है। नेक्स्ट ये चार्ट है, उसको कर रहा है मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। यस सर। तो ब्लड में जब कैडमियम आ जाते हैं तो कैडमियम इज ट्रांसपोर्टेड इन कॉम्प्लेक्स विथ सम प्रोटीन्स, ग्लूटाथायोन्स, ऐसे चीजों के साथ कॉम्प्लेक्स बना के वो कैरी होता है ब्लड में, ठीक है। और ये ब्लड में जी पहुंचेगा कैसे? तो इंजेक्शन से अगर गया होगा तो नेचुरली जीआईटी ट्रैक्ट से पहुंचेगा, ठीक है। अगर इनहेलेशन से गया होगा तो नेचुरली यस थ्रू लंग पहुंचेगा, और इवन स्किन से भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जी लंग से भी पहुंच सकता है ब्लड में, जीआईटी से भी पहुंच सकता है, स्किन ठीक से है। भी पहुंच सकता है। और फ्रॉम ब्लड इट रीचेस टू लिवर में जाएगा, ठीक है। वहाँ स्टोर भी होता है और कॉन्जुगेट भी होता है विद ग्लूटाथायोन। तो कैडमियम आफ्टर कॉन्जुगेशन मतलब कॉन्जुगेटेड कैडमियम फिर सिक्रीट होता है बाइल सॉल्ट में, बाइल पिगमेंट से, बाइल में आ जाता है, ठीक है। और बाइल का कुछ हिस्सा जाता है थ्रू जीआईटी, यस कुछ चला जाता है एब्जॉर्ब होकर, आप जानते हो रीअब्जॉर्ब होकर वापस ब्लड में, और किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो लीवर मेन टारगेट है, लेकिन लीवर के बाद जब वो बाइल में आ यस जाता है तो फाइनली किडनी में जाएगा, वहां भी स्टोर होता है प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के, डैमेज काज करेगा और फाइनली एक्सक्रीट होगा। तो रूट ऑफ एक्सक्रीशन क्या हो गया? लीवर का बाइल से निकल के ये चला जाएगा डिओडेनम में, इसका मतलब फीकल मटेरियल से जाएगा, और जो पोर्शन रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ गया वो थ्रू किडनी इन द तो यूरिन के थ्रू पास होगा। तो जो इसका एंट्री है वो लंग हो सकता है, स्किन हो सकता है, जीआईटी हो सकता है, और जो इसका एक्सक्रीशन है वो यूरिन है और फीसेस है। इस पूरी फ्लो चार्ट में ये भी क्लियर हो जा रहा है कि बेसिकली कहाँ-कहाँ डैमेज कॉज करेगा। तो दो ही जगह ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लीवर में और किडनी में, ठीक है। तो उसका डैमेज भी लीवर में है जहाँ पे सीवियर नेक्रोसिस कॉज करता है लीवर सेल्स का, और किडनी का पीसीटी में डैमेज कॉज करता है, ठीक। ये वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लोगे तो सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। अदर यस देन सर। डैमेज, मैंने बताया किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, अदर देन डैमेज इंपॉर्टेंट कार्सिनोजेन है, कैंसर काउजिंग है, ठीक है। तो कैंसर काउज कैसे करता है ये? यस सर। तो डीएनए रिपेयर के जो मैकेनिज्म है बॉडी में, जो नेचुरल फेनोमेना है डीएनए रिपेयर के लिए, उसको हैम्पर करेगा, प्लस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो बॉडी के है उसको हैम्पर करता है। कुछ सिग्नल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स के लिए उसको एक्टिवेट यस सर। करता है, सेल डैमेज कॉज करता है, ठीक है। तो इन सब की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा बॉडी में, और फाइनली यस डीएनए सर। डैमेज होगा। डीएनए डैमेज होने से वजह जीन म्यूटेशन होगा। जब जीन में म्यूटेशन शुरू हो जाते हैं तो नियोप्लास्टिक सिम्टम, नियोप्लाज्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और बाद में प्रोलिफरेशन होकर फाइनली एक मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक है। तो कैडमियम लीड्स टू डीएनए डैमेज, और ये डीएनए डैमेज इस एक्सटेंट में नहीं होता कि सेल मर जाए, बल्कि वो सेल के साथ फिक्स हो जाता है, और ड्यू टू दिस म्यूटेशन नियोप्लाज्म फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। डीएनए डैमेज क्यों होगा? ऐसे मैकेनिज्म जो डीएनए रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है बॉडी में, उसको हैम्पर करता है, प्लस ऐसे सिग्नल्स जो डीएनए डैमेज कर सकता है, सेल प्रोलिफरेशन कर सकता है, उसको एक्टिवेट करता है ये, ठीक है। और एक डायरेक्ट मैकेनिज्म भी है, कैंसर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये एपोप्टोसिस यानी एपोटोसिस भी इंड्यूस करने का क्षमता रखता है कैडमियम। तो नेक्रोसिस भी है, एपोटोसिस भी है, प्लस कैंसर फॉर्मेशन भी है, ठीक है। तो कैडमियम का बड़ा मेजर इफेक्ट है बॉडी में। कैडमियम का इंटरेक्शन विद अदर मेटल्स एंटागोनिस्टिकली
अगेंस्ट कॉपर, जिंक, सेलेनियम एंड आयरन। तो ये इसका एंटागोनिस्ट है, कॉपर का, जिंक का, सेलेनियम का और आयरन का। प्लस एसओडी एंजाइम, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंजाइम जो होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। इसीलिए H2O2 फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और कुछ एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज है, एसओडी भी एंटीऑक्सीडेंट ही है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। प्लस ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम को भी ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसका मतलब जो आपका बॉडी का एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उसको हैम्पर कर रहा है। तो फाइनल इफेक्ट क्या होगा, बॉडी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाए, फाइनली सीवियर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाए। अदर देन दिस, इसका ये भी क्षमता है, इट कैन बाइंड विथ सल्फाइड्रिल ग्रुप्स। ऐसे एंजाइम्स जिसमें सल्फाइड्रिल ग्रुप्स है उसको उसमें बाइंड कर और उस एंजाइम को ये उसका फंक्शन खत्म कर देता है, फंक्शन लेस कर देता है, ठीक है। और ये सब तो आपने देख ही लिया। किडनी में बेसिकली पीसीटी डैमेज काउज करता है, लंग में एडिमा करेगा, एम्फाइसेमा करेगा, और बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया काउज करेगा। तो इन नटसेल कौन सा सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें निमोनिया काउज करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन करेगा। किडनी में किडनी डैमेज होने की वजह से यूरिन प्रोटीन पास होंगे, किडनी स्टोन बनेंगे और ग्लोमेरुलस और पीसीटी डैमेज होता है। स्केलेटल सिस्टम में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और इंसानों में उसी को इटाइटाई डिजीज बोलते हैं। अदर देन दिस थ्री सिस्टम, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हैम्पर करता है, लीडिंग टू टेस्टिकुलर नेक्रोसिस। तो यूनाइटल सिस्टम पे इसका इफेक्ट है। फाइनली साइन एंड सिम्टम में क्या है, एनीमिया, रिटार्डेड ग्रोथ, प्रोटीनूरिया, ग्लाइकोसूरिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, टेस्टिकुलर डिजेनरेशन एंड नेक्रोसिस, बोन पैथी मतलब ऑस्टियोपैथी, वोमिशन, डायरिया, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, ये सब देख लिया आपने। अब अगर बॉडी में कैडमियम का सीवियर एक्सपोजर है तो कुछ केमिकल्स बढ़ जाते हैं जिसको डिटेक्ट करके आप डायग्नोस कर सकते हो कि कैडमियम पॉइजनिंग। जैसे यूरिन में बीटा-2 माइक्रोग्लोबिन, increased level of beta-2 microglobin in urine indicates kidney dysfunction। इस कंडीशन में जब बहुत ज्यादा कैडमियम का एक्सपोजर हो जाए तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैडमियम एक्सपोजर, ठीक है। यूरिन में प्रेजेंस ऑफ बीटा-2 माइक्रोग्लोबिन कैन बी इंडिकेटर ऑफ कैडमियम पॉइजनिंग, ठीक है। तो यूरिन बहुत अच्छा सैंपल है, ब्लड से भी आप डिटेक्ट कर सकते हो, प्लस लंग, लिवर, किडनी से भी कैडमियम को डिटेक्ट कर सकते हैं। अदर देन बीटा-2 माइक्रोग्लोबिन, जो दूसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो ACGIH है। ACGIH एंजाइम वो ब्लड और यूरिन में इसका भी लेवल बहुत बढ़ जाता है इन केस ऑफ कैडमियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इवन 100 से 300 माइक्रोग्राम पर लीटर आपको दिख सकता है ACGIH एंजाइम, ठीक है, ब्लड में, यूरिन में। रिगार्डिंग डायग्नोसिस, एक डायरेक्ट इवोल्यूशन है, एक इनडायरेक्ट इवोल्यूशन। तो यूरिन में आप कैडमियम को एस्टिमेट कर सकते हैं कि यूरिन में कैडमियम है कि नहीं है, ब्लड में कैडमियम है कि नहीं है, कितना है। और इनडायरेक्ट एवोल्यूशन किससे होगा, बीटा-2 माइक्रोग्लोबिन से होगा, मेटेलोथायनिन से होगा। ये मेटेलोथायनिन से ही कॉम्प्लेक्स बनाता है ये कैडमियम। तो बॉडी में अगर मेटेलोथायनिन बढ़ रहा है
इसका मतलब कैडमियम बढ़ा है तभी ग्लूटाथायोन बढ़ रहा है। क्योंकि बॉडी में कैडमियम फ्री फॉर्म में नहीं रहता है, वो मेटालोथायोनिन के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इनडायरेक्टली इंक्रीज अगर है मेटालोथायोनिन का, बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन का, या फिर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन का, आरबीपी का, ये सब इनडायरेक्टली आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बॉडी में कैडमियम टॉक्सिसिटी हो सकता है। ठीक है, तो कितना मात्रा में होना चाहिए वो यहाँ पे लेवल्स हैं, उसको देख लीजिएगा। जी, क्रिटिकल लेवल ऑफ ब्लड है ब्लड कैडमियम 10 माइक्रोग्राम, यूरिन में 10 कैडमियम 10 माइक्रो। माइक्रोग्राम, बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन 2000 और आरबीपी प्रोटीन 200 माइक्रोग्राम, है ना। तो अगर ये एस्टिमेशन हो रहा है इसका मतलब ये कैडमियम का चांसेस है। रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, कैल्शियम और सेलेनियम चूंकि आप जानते हैं एंटागोनिस्ट है, कैडमियम का एंटागोनिस्ट है, इसलिए कैल्शियम सेलेनियम दे सकते हैं एनिमल्स को। जिंक भी बेनिफिशियल है, और चूंकि ये ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करता है, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स दे सकते हैं एनिमल्स को, जैसे विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, मेथियोनिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, ये सब बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये दिया जा सकता है। गैस्ट्रिक लवाज, ये जो कॉमन सी बातें हैं, जब भी इंजेक्शन होगा कोई भी पॉइजन का है तो आप वोमिटिंग कराइए, गैस्ट्रिक लवाज कराइए, एक्टिवेटेड चार्कोल, ये तो किसी भी पॉइजनिंग में लिख सकते हो आप, सोचना नहीं है आपको। एमेसिस का, गैस्ट्रिक लवाज का, एक्टिवेटेड चारकोल का। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट कैडमियम पॉइजनिंग। कुछ परेशानी है तो पूछ लो, नहीं तो फिर एंड करें।